हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक खत्म कर चुके थे, प्राइवेटाइजेशन से चर्चा को शुरू करना है। एक बार आप फटाफट से देखेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे प्राइवेटाइजेशन। बाबू जितना मैंने पढ़ाया उसका 10% भी नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी ने। टाइम मत खर्चना, फटाफट से पढ़ दो। इतना पढ़ा, इधर देखना बाबू। क्या है प्राइवेटाइजेशन? शेडिंग ऑफ ऑनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज। बेटा शेडिंग ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज। बाबू जो एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ओन्ड है यानी कि पीएसयूज हैं, उसमें सरकार की ओनरशिप को शेडिंग ऑफ करना मतलब खत्म करना सरकार की ओनरशिप को। कहते हैं प्राइवेटाइजेशन कैन बी टेकन प्लेस ईदर ऑफ द टू वेज। प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से होता है। एक तो होता है बेटा आउटराइट सेल, लिखा हुआ है ना बेटा, आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर। आउटराइट सेल क्या होता है? सीधा का सीधा पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर उठा के प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। 100% आपके शेयर थे सरकार के, सीधा का सीधा 100% ही बेच दिया, खत्म कहानी। जैसे एयर इंडिया में करा, सरकार का ही था, 100% था, सीधा क्या करा, टाटा को बेच दिया। नीलामी कराई, जिसने ज्यादा बिड लगाई उसको बेच के साइड कर दिया। ये तो होता है आउटराइट सेल। एक तरीका क्या होता है? विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब धीरे धीरे करके गवर्नमेंट की ऑनरशिप खत्म करी। जैसे गवर्नमेंट अभी एलआईसी में कर रही है या आईआरसीटीसी में कर रही है। एलआईसी में क्या करा? अभी गवर्नमेंट ने 3.5% शेयर बेचे आज से 3 साल पहले, ठीक है ना। फिर आप देखोगे कुछ टाइम के बाद फिर 3.5% शेयर बेचेगी, फिर आप कुछ टाइम के बाद देखोगे बेचेगी। धीरे धीरे करके अपनी ऑनरशिप खत्म कर रही है। ये होता है दूसरा तरीका। एक होता है सीधा का सीधा पूरे के पूरा बेच दिया उठा के, एक होता है धीरे धीरे करके अपनी ऑनरशिप खत्म करी। तो दोनों तरीके प्राइवेटाइजेशन के ही हैं। पढ़ना आगे। एक वर्ड हाईलाइटेड है, इसके ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। बस इतना ही है पढ़ने वाला, बाकी तो मेरा ही काम है। डन, बढ़ाएं बात को आगे। बाबू आगे ग्लोबलाइजेशन टॉपिक शुरू है। ग्लोबलाइजेशन की चर्चा बाद में, पहले प्राइवेटाइजेशन को आज खत्म कर लें, ठीक है ना। बुक में तो इतना ही है, पर मेरे को बुक से बहुत ज़्यादा बात करनी है। बेटा एक ना टॉपिक है जो पेपर में अक्सर आता है, एनसीईआरटी में नहीं है, नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। कि प्राइवेटाइजेशन की जरूरत पड़ी क्यों। इन्होंने तो कुछ नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग बताया, आखिरी में नवरत्ना मिनी रत्ना महारत्ना की बात कर दी। सर मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्या है, मुझे ना बिल्कुल बेस से बताना है, और मैं कोशिश करूँगा अच्छे से बेस बना सकूँ। 5-7 बातें बताऊँगा आपको। शुरू की 3 बातों में तारीफ करूँगा, फिर बुराइयाँ करूँगा सरकार की, ठीक है ना जी, 4 बातों में। तो बाबू देखो पहली तारीफ की बात यह है कि आप लिखोगे प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम द सेकेंड 5-year प्लान। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? सेकेंड 5-year प्लान से। मैंने आपको शायद बताया भी था सेकेंड 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था। फर्स्ट 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सेकेंड 5-year का क्या था? इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो यहाँ से बेस बनना शुरू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ? सेकेंड 5-year प्लान से। और उसके बाद ना बाबू सेकेंड 5-year प्लान 1 अप्रैल 1956 को शुरू हुआ और 61 तक था, है ना। फर्स्ट 5-year प्लान 51 to 56 था। बाबू यहीं पर आईपीआर 1956 भी आ गया।
एक तो सेकंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। दूसरा आईपीएल 1956 आ गया जिसने लीड रोल किसको थमा दिया, पीएसयूज को, कि आप आगे लेकर चलो इंडस्ट्रियल सेक्टर को। और कोई डाउट ही नहीं है बेटा कि 1950 टू 1990 इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ा था, और वो हमने स्टार्ट्स भी देखे थे। हमारा कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगा था, और हमने डाइवर्सिफाई भी किया था नए नए सेक्टर में, वो ऑटोमोबाइल, वो सनराइज इंडस्ट्री की बात भी पुरानी है, पिछले चैप्टर में करी है। हाँ सब कुछ हुआ, अच्छा चल रहा था, ठीक है। बट बेटा अब बुराइयों की बात, स्लोली और ग्रेजुअली सारे के सारे पीएसयू ना टर्न इनटू सोशल डेड वेट। ये क्या होगा बाबू, कहीं ना कहीं आपको पता ही है बेटा क्या होने लगा था बाबू, सब लॉस मेकिंग हो गई थी, जिनको मैं सिक एंटरप्राइजेस बोल रहा था। याद आ रही होगी बात आपको, मैंने इंट्रोडक्शन में बोली हुई है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, दे टर्न इनटू सोशल डेड वेट। ये ऐसे हो गए मरे हुए हाथी के समान, इन्हें उठाना ही बहुत मुश्किल हो गया, सब लॉस मेकिंग। और गवर्नमेंट कहाँ से भाई सबका कोप अप कर सकती है लॉसेस, इतने फाइनेंसेस थोड़ी हैं। तो सोशल डेड वेट बन चुके थे। इवन गवर्नमेंट ने एक चीज और ऑब्जर्व करी बेटा, पीएसयू में ना 4 चीजें मेन हॉबीज हैं पीएसयू की, करप्शन, लीकेज, पिल्फरेज और बेटा इनएफिशिएंसी। ये 4 फीचर हैं किसी भी पीएसयू के इंडिया में। लीकेज और पिल्फरेज बता देता हूँ, मतलब पिल्फरेज होता है छोटी मोटी चोरी, लीकेज होता है बहुत बड़ी चोरी। और बाबू सब चलता है हिंदुस्तान में, लीकेज भी चलता है और पिल्फरेज भी चलता है, ठीक है ना जी। मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरे को आइडिया देना हो लीकेज और पिल्फरेज के बारे में कुछ छोटी सी बात, ठीक है ना। ऑल्दो आप समझ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा इस चीज़ को। बेटा जब मैं आपकी कुर्सियों पर बैठा करता था ना 12th क्लास में, जैसे आपको अभी एनुअल रिपोर्ट पर प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, और इनको को तो मिल गए, बाकी सबको मिलेंगे, कंपलसरी है, बोर्ड का प्रोजेक्ट है, हमें भी मिलते थे एनुअल रिपोर्ट पर। अब आपने देख लिया होगा किसी किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट 385 पेज की है, किसी की 402-3 पेज की है, किसी की 250 पेज की है। हमारे टीचर बड़े ऐसे थे भाई, ठीक है जी, सीधा कहते थे जी प्रिंट आउट निकलवा के लाओ। उस टाइम पर प्रिंट आउट की कॉस्ट 10 रुपये होती थी, किसी भी साइबर कैफे से, लिमिटेड साइबर कैफे होते थे, प्रिंटर हर किसी के पास नहीं होता था। अब तो घर घर प्रिंटर है, ठीक है जी। आप सोचो सही में कितनी पुरानी बात कर रहा हूँ, 2009-10 में मेरी 12th हुई है, 14 साल पहले। कितने लोगों के पास प्रिंटर होगा आपको आइडिया होगा, 10 रुपये प्रिंटिंग की कॉस्ट। अब आप समझो 385 पेज की एनुअल रिपोर्ट हम प्रिंट निकलवा के लेके जा रहे हैं, 3850 रुपये, किसी ने डिस्काउंट भी कर दी होगी तो 3500 रुपये लग गए एक प्रिंट आउट निकलवाने में, ज़बरदस्ती का। और निकलवा कर लेकर गए भाई, स्कूल ज़बरदस्ती करता था, लेके जाते थे। 3500 रुपये बहुत वर्थ करते थे उस टाइम पर। स्कूल की फीस 1300 रुपये महीना होती थी। अब सोच कर देखो आइडिया, ठीक है जी। हमारे ही साथ हमारे कुछ कलीग्स थे, ठीक है जी, जब हम पूछते थे तूने प्रिंट आउट निकलवा दिया, कहते थे हाँ। मैंने कहा कहाँ से, कौन से साइबर कैफे से? कह रहे कुछ नहीं, पापा को दी थी एनुअल रिपोर्ट पेन ड्राइव में, पापा बैंक में काम करते हैं, वहाँ गए और प्रिंट आउट निकाल लाए। सर आप कुछ भी कह लो, चोरी तो है ही है, सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल ही तो हो रहा है। ये कोई चेक था ऐसी चीज़ों के ऊपर बैंक्स में? कोई चेक भी नहीं था। आज की तारीख में तो बता देता हूँ, बैंक में ऐसे सिस्टम लगाए जाते हैं जहाँ पेन ड्राइव का पोर्ट ही नहीं है, खरीदता ही नहीं बैंक, ऐसे कोई भी पेन ड्राइव नहीं लगती, पोर्ट ही नहीं है, पोर्ट ही नहीं है, गायब कर रखा सारे पोर्ट्स। लेकिन उस टाइम पर सब चलता था भाई। तो बाबू ये लीकेज पिल्फरेज की तो एग्जाम्पल है, चोरी नहीं है ये, इसे और क्या कहोगे आप, ठीक है ना जी। उसके अलावा करप्शन, इनएफिशिएंसीज। सर करप्शन तो पता ही है आपने कितने पढ़े होंगे 90s से लेकर बेटा 2010 तक, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, कोयला घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाले हुए, A to Z हुए हमारे इंडिया में, ही हुए सब कुछ, कई अरबों करोड़ रुपए के घोटाले हुए। तो बाबू करप्शन भी पीएसयू की मेन हॉबी है। इसके अलावा इनएफिशिएंसीज, इनएफिशिएंसी तो समझते होंगे ना, काम करने की हिम्मत 7 घंटे की, पर करना कोई नहीं चाहता वहाँ अधिकारी, ठीक है जी। अभी तो मेरे साथ तो हाल ही में लेटेस्ट में हो रहा है, आकाश भाई को बहुत अच्छे से आइडिया होगा भाई, पिछला सेंटर छोड़ा हमने। अब आप, मैं अगर आपको 2 एग्जाम्पल दे दो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इनएफिशिएंसीज किसको कहते हैं। मैंने वहाँ पर मीटर लगवा रखा था अपना सेपरेट, ठीक है जी। मैंने उस मीटर को उतरवाने के लिए एप्लीकेशन दी थी 25 डेज अगो, 25 दिन पहले, आज तक मीटर नहीं उतरा। और आपको बता देता हूँ, यहाँ नया मीटर लगाने की एप्लीकेशन दी थी 2 महीने पहले, 2 महीने बाद मीटर लगा था। तुम्हारा बैच शुरू होने से 1 दिन पहले मीटर लगा, 2 महीने पहले एप्लीकेशन दी थी मैंने।
मुझे बताने की जरूरत नहीं इनएफिशिएंसी क्या होती है। मैं उस मीटर को उतरवाने के लिए 4 चक्कर ऑलरेडी काट चुका हूँ। उतरवाने के लिए गुनाह कर दिया जैसे हमने कोई। आम सिटीजन के लिए तो हिंदुस्तान में यही हालत। मुझे बताने की जरूरत नहीं इनएफिशिएंसी क्या होती है, मैं हाल ही में भुगत रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ये हर पीएसयू की कहानी है। जहाँ जहाँ पब्लिक सेक्टर नजर आ जाएगा ना, वहाँ ये कहानियाँ बिल्कुल रेगुलर है। तो बाबू ये चल रहा था। अब बाबू आपको पता है ऐसे तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर कभी काम ही नहीं कर सकता, ये चलता रहेगा। तो बाबू धीरे धीरे सरकार ने क्या करा, अपनी इक्विटी बेचनी शुरू करी, प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया। बट ड्यू टू द एफिशिएंट परफॉर्मेंस some of the PSUs were retained by the government of India and they are accorded the status of Navaratnans, Mini Ratnans and Maharatnans। बेटा जब सरकार ने अपनी इक्विटी निकलवानी शुरू करी, बेचना शुरू करा, प्राइवेटाइजेशन करना शुरू करा, तो कुछ सेक्टर सरकार को दिखे कि अभी भी बढ़िया कर रहे हैं, कुछ में प्रॉफिट है। तो सरकार ने डिसाइड करा कि मैं इनको रखूंगी अपने पास, एक्सक्लूसिवली नहीं, आ कोई भी सकता है कंपटीशन में, बस मैं लेकिन इनको अपने पास रख रही हूँ, जिसने कंपटीशन करना है आके कंपटीशन कर ले। ठीक है। तो सरकार ने 9 एंटरप्राइजेस को रखा। जैसे वो अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्न थे जिन्हें नवरत्न बोलते था अकबर, और वो ऐसे ही सरकार ने भी 9 PSUs को रिटेन करा जिन्हें स्टेटस दिया नवरत्नास का। समझ में आई बात? ये 9 की 9 PSU प्रॉफिट मेकिंग थी। ये एक्सक्लूसिवली रिजर्व नहीं करी सरकार ने अपने लिए, जो मर्जी है प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। 3 ही एक्सक्लूसिवली सरकार ने अपने लिए रिजर्व रखी थी, वो इंडियन रेलवे, वो न्यूक्लियर एनर्जी, वो डिफेंस इक्विपमेंट ही है। ठीक है। अब ये 9 के नाम क्या हैं बाबू? नाम याद कराने का मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है, कोशिश करना वैसे याद रख सको। शुरू की 5 कंपनियां ऑयल से रिलेटेड हैं, पेट्रोल डीजल से रिलेटेड हैं, तो मैंने उनको इकट्ठा किया हुआ एक तरफा। बाबू पहले का नाम है IOC, BPCL, HPCL, IPCL और ONGC। शायद सबके नाम सुने होंगे आपने। मैं बता देता हूँ बेटा, इन 5 कंपनीज के पेट्रोल पंप देखने को मिल जाते हैं, पर हमारे एरिया में लगभग इन 3 कंपनी के देखने को मिलते हैं। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है, BP का भी है, HP का भी है। ठीक है जी। हमारे यहाँ पर ये तीनों ही देखने को मिलते हैं, पर ऑल ओवर इंडिया अगर आप जाओ साउथ में बाबू इनके भी पेट्रोल पंप हैं अपने। ठीक है जी। IOC क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन।